वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर 2025 और 22 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV रॉकेट लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की साउथ अफ्रीका की यात्रा पर और कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी UPSC, SSCGD, RAS, रेलवे, दिल्ली पुलिस, फर्स्ट ग्रेड SI का एग्जाम, LURO कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपको कंटिन्यू ये दी जा रही है। तो ज़रूर आप ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। 15-16 मिनट की ये क्लास पूरे फैक्ट के साथ आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध रहती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने जो 21 नवंबर को करंट पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? मिशेल बेचलेट को। पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में ग्रामीण विकास में उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला? अमला अशोक रुइया को। लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को कितनवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 10वीं बार। कौन सा शहर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी कर रहा है? तो वो कर रहा है हैदराबाद। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला जेन जेड थीम वाला डाकघर कहाँ शुरू किया गया? IIT दिल्ली में। वर्ष 2025 का राजकुमार केसवानी सम्मान किसे दिया जाएगा? ऋचा अनिरुद्ध को। और राष्ट्रीय एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कार्य योजना 2.0 किसने लॉन्च की? तो अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट और मंथली PDF और मंथली टेस्ट आपको उपलब्ध रहता है। तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन, जहां पर ये टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। आज आपको पता है कल तो वाहन चालक का एग्जाम है और आज प्लानर 2 कमांडर का एग्जाम है। ठीक है, प्लाटून कमांडर का एग्जाम है। आज एग्जाम है और कल वाहन चालक का एग्जाम है। तो उसके अंदर अपने देखेंगे किस प्रकार का इंडिया का करंट आया। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको करंट की पूरा प्रूफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 22 नवंबर 2025 सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? तो भारत पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV किस उपग्रह को प्रक्षेपित करने जा रहा है? तो ये करेगा ओशन सेट को। ऑप्शन नंबर C किसको करेगा? ओशन सेट को। और ये जो ओशन सेट है ये पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित है और इसको जब 2026 के नए साल की शुरुआत होगी तब इसको ये लॉन्च किया जाएगा। तो ये PSLV किस उपग्रह को लॉन्च करेगा? ओशन सेट को लॉन्च करेगा। देखो डिटेल, भारत पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। इस रॉकेट का निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और LT यानी कि लॉर्सन एंड टुब्रो के संयुक्त निजी कॉन्सोर्टियम ने किया है। यानी कि एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण और उसके साथ में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा इसका निर्माण किया गया। यह निजी निर्मित PSLV अगले वर्ष की शुरुआत में प्रक्षेपित किया जाएगा और इस लॉन्च का मुख्य पेलोड होगा ओशन सेट उपग्रह। यानी कि इस लॉन्च का जो मुख्य पेलोड होगा वो होगा ओशन सेट उपग्रह। PSLV 50+ सफल मिशनों के साथ भारत का सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहन है। ये क्या गजब का लाइन है। तो याद रखना इसकी, 50+ सफल मिशनों के साथ भारत का ये सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहन रहा है PSLV। और ओशन सेट महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए इसरो के धरती अवलोकन उपग्रह से अध्ययन करेगा। यानी कि महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए इसरो का जो धरती अवलोकन है उपग्रह उसका ये अध्ययन
करेगा। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से, ये जब अगले वर्ष इसको लॉन्च किया जाएगा तब इसके बारे में पूरी तरह से और डिटेल पढ़ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 200 और 201 राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किस प्रकार का दायित्व नहीं डालते। क्या गजब का प्रश्न है। अब ये पॉलिटिकल में आपके लिए बड़ा गजब का प्रश्न बन जाता है और जीके में भी आपका क्वेश्चन बनता है ये। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 200 और 201 राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर किस प्रकार का दायित्व नहीं डालते। तो अपने अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि अनुच्छेद 200 और 201 पर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर समय सीमा के भीतर विधेयकों को स्वीकृति देने का दायित्व, यानी कि उनको अब आपको पता है अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्यपाल है कोई भी विधेयक है उसको क्या है सुरक्षित रखता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। लेकिन 201 में हमने पढ़ा भी राष्ट्रपति जो सुरक्षित विधेयक है उनको क्या या तो उन पर सहमति दे सकता है या उनको पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन जो विधेयक होता है ना, अब उसकी कोई समय सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया भी उसकी समय सीमा के भीतर विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। देखो सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर 2025 का सलाहकार मत है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है इसकी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी बिल पर निर्धारित समय सीमा में स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से, ये निर्णय लिया गया है 200 और 201 के तहत। इस मामले की सुनवाई भारत के सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाले संविधान पीठ ने की है। अब देखो 5 न्यायाधीश थे, कौन कौन से थे। अब ये वर्तमान में CJI गवई, अपने BR गवई है अध्यक्षता, यानी कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत ये अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, अभी 24 नवंबर को ये शपथ लेंगे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस AS चंद्रूरकर, ये 5, इन पांचों के बीच में 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई करी है। अब ये 5 कौन कौन से थे, अब इनको नाम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सीधा प्रश्न यहाँ से छप सकता है भी कहाँ कौन कौन से 5 मुख्य न्यायाधीश इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। तो ये याद रखना भी अच्छे तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 200 और 201 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी बिल पर निर्धारित समय सीमा में स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं किया गया। बाकी आपने पॉलिटिकल पढ़ी है तो आपको सब कुछ पता होगा। PM मोदी साउथ अफ्रीका में किस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्या गजब का प्रश्न है और ये एग्जाम के अंदर टपकेगा, सीधी सी बात है। अब PM मोदी आपको पता है 2 दिन यानी कि 21 से लेकर 23 नवंबर के बीच 3 दिन की यात्रा रहेंगी अफ्रीका की। और कौन सा सम्मेलन होने जा रहा है, G20 शिखर सम्मेलन। हालांकि वैसे मैंने पिछली बार भी आपको मैंने बता दिया कि आगामी 2025 के अंदर जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। तो PM मोदी कल गए थे साउथ अफ्रीका 21 नवंबर को, और आज 21, 22 और 23 नवंबर को साउथ अफ्रीका ही रहेंगे और वहां पे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। देखो PM मोदी 3 दिन की साउथ अफ्रीका यात्रा पर रवाना हुए। वे जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो 20वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका की G20 प्रेसिडेंसी की थीम रहेगी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। अब ये याद रखना भाई, थीम है गजब की। साउथ अफ्रीका की G20 प्रेसिडेंसी की थीम रहेगी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये थीम रहेगी। इस बार की G20 मीटिंग की मेजबानी साउथ अफ्रीका कर रहा है और PM मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका के अंदर रहेंगे। तो 21 से लेकर 23 नवंबर के बीच साउथ अफ्रीका में रहेंगे। मोदी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका देशों की बैठक में शामिल होंगे। यह मोदी की दक्षिण अफ्रीका की 4थी आधिकारिक यात्रा रहेगी। इससे पहले 2016 के अंदर गए थे, फिर 2018 और 23 के अंदर ब्रिक्स सम्मेलनों में भागीदारी की थी मोदी जी ने, और अब 4थी बार ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं मोदी जी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार G20 समिट में भाग नहीं ले रहे क्योंकि इनों के बीच जो है तनाव चल रहा है, इसके बीच में अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो भाग नहीं ले रहे इसके अंदर। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 18 से 19 नवंबर को आयोजित हुआ था। ये याद रखना भी पिछला हुआ था G20 शिखर सम्मेलन
ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 18 से 19 नवंबर, और ये हो रहा है 21 से 23 नवंबर। 76वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2025 के प्रमुख विजेता कौन थे, जिन्हें भोले राजा और उसकी मां की कहानी सच है के लिए सम्मानित किया गया है। तो 76वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। तो उसके अंदर भोले राजा और उनकी मां की कहानी सच है के लिए सम्मानित किया गया। तो ये किसके लिए, किसकी है, रबी है अल मदीन की। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, किसकी है, रबी है अल मदीन की, ऑप्शन नंबर बी। तो 76वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2025 में मैनहट्टन में आयोजित किए गए ये, इसमें प्रमुख विजेता रबी है अल मदीन, भोले राजा और उसकी मां की कहानी सच है, इनके लिए अवार्ड मिला। और कहानी कविता में पेट्रिया स्मिथ को थंडर के इरादे, इन दोनों को अवार्ड मिला भी। इन दोनों के नाम याद रखना, एक तो है रबी है अल मदीन और एक है पेट्रिसिया स्मिथ। इनको मिला है थंडर के इरादे, ठीक है। गैर काल्पनिक में उमर अल अकड़ एक दिन, हर कोई हमेशा उसके खिलाफ रहेगा। युवा साहित्य में डेनियल नयरी गुमुंतु भूमि के शिक्षक, द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी युवा साहित्य में। और अनुदित साहित्य में गैब्रिएला कैम्बेजोन कैमारा यानी कि रॉबिन मायर्स द्वारा अनुवादित है। इसमें हम हारे और कांप रहे हैं, हम हारे, ठीक है, हम हारे, ठीक है। तो ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दो है ना, ये दो बस आपको बढ़िया तरीके से नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी को लीग ऑफ अमेरिकन कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल स्पॉटलाइट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार के भी बड़े गजब के पर्सन बन रहे हैं और बढ़िया तरीके से इनको पढ़ते जाना। तो किस कंपनी को लीग ऑफ अमेरिकन कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल स्पॉटलाइट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, वो है हिंदुस्तान जिंक को। इसको ये देखो आपके सामने तस्वीर में, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर, इसका मुख्यालय उदयपुर राजस्थान के अंदर इसका मुख्यालय है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। तो विश्व की अग्रणी जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक को लीग ऑफ अमेरिकन कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल स्पॉटलाइट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान जिंक को प्लेटिनम श्रेणी में विजेता चुना गया है। किस श्रेणी के अंदर है, प्लेटिनम श्रेणी के अंदर विजेता चुना गया। इस कंपनी ने भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है, वहीं वैश्विक स्तर पर छठा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत, इस कंपनी ने भारत में प्रथम स्थान और वैश्विक स्तर पर छठा स्थान मिला है। इस वर्ष ग्लोबल टॉप 10 में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी बनी है। तो इस वर्ष ग्लोबल टॉप 10 में शामिल हुई है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय उदयपुर राजस्थान है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। सेशेल्स ने हाल ही में किस क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है। तो ये भी आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, CSC, क्या है, CSC, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर है, सेल्सियस है, उसने अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, सेल्सियस ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है। यह 20 नई दिल्ली में आयोजित 7वीं NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक में इसकी घोषणा की गई। और अपने इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बैठक की अध्यक्षता करी थी। अब ये अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अपनी भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने इसके अंदर अध्यक्षता की। CSC का उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। और CSC के अंदर मौजूदा सदस्य कौन से हैं, भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश इसके अंदर शामिल है। यानी कि कोलंबो जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसके अंदर भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है। तो इसकी अब पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है वो सेल्सियस ने कर ली है। अगला देखो, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। तो 2025 के अंदर तो बेमेल ब्राजील के अंदर COP30 चल रहा है। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। COP30 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, बेमेल ब्राजील के अंदर, और लगभग हो चुका है, कल 21 नवंबर को वो समाप्त हो गया। अब जो COP31 है वो कहाँ पे होगा, तो इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा तुर्की। कौन सा देश करेगा, तुर्की देश मेजबानी इसकी करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा भी जो तुर्की है वो अब 2026 में COP31 की मेजबानी करेगा।
तो तुर्की है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते के तहत 2026 में कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस मेजबानी के अधिकार के लिए दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा का समाधान हो जाएगा। तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी लंबे समय से एक प्रतिस्पर्धा चली आ रही है, तब ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता करके कहा भी तुर्की है वो कोप 2026 में कोप 31 की मेजबानी करेगा। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अभी आगामी 15 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेंगे आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। तो इनकी मेजबानी करेंगे एक तो जिम्बाब्वे और एक है नामीबिया, ये दोनों देश इनकी मेजबानी करेंगे। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे और है नामीबिया। तो आयोजक संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। टूर्नामेंट का नाम आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। तारीख 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 6 फरवरी 2026 तक चलेंगे। मेजबान देश जिम्बाब्वे और नामीबिया सह मेजबान। मुकाबले जिम्बाब्वे और नामीबिया में कुल 5 जगहों के अंदर ये मैच खेले जाएंगे। तो 5 जगहों पर मैच खेले जाएंगे। टोटल टीमों की संख्या 16 होगी। टोटल मैच खेले जाएंगे 41। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक है ये आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन चलेगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है लियोनार्डो डिकैप्रियो हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता को 3 जनवरी 2026 को होने वाले पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखना लियोनार्डो डिकैप्रियो ये हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता है। इनको 3 जनवरी 2026 को मिलेगा कौन सा? ये मिलेगा पाम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा, यानी कि डेजर्ट पाम है उससे सम्मानित किया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैदराबाद में फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो हैदराबाद के अंदर है फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब कल संडे के दिन जो आपको वीकली करंट की क्लास मिलेगी उसमें आपको ये MCQ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखना ये दिलीप कुमार प्रधान को मिला है। अब बहुत से साथी मैंने देखा था इसका उत्तर सी भी दे रखा था, इसका मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है। लगभग तो विद्यार्थियों ने उसका उत्तर बी भी दिया था और लगभग कई साथियों ने इसका उत्तर सी भी दिया था, क्योंकि इतना ही नाम मैंने चेंज किया और आप भी कन्फ्यूज हो गए। याद रखना भाई ये अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अच्छे तरीके से आना ही आना है निश्चित तौर से। अब देखो COP 30 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पे है? 15वां, 18वां, 23वां, 10वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास और ये अपनी CAT की 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। स्कूल व्याख्याता की टॉपिक वाइज आपके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जल्द ही इसकी यूट्यूब पर आपको सोल्यूशन भी करवाया जाएगा, क्लासें भी मिलेगी। SI की चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के इनके पुराने पेपर भी अपलोड है जो आप ले सकते हो। तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि डेली आपको ये कंटिन्यू क्लास आपको उपलब्ध रहेगी। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित तौर से सफलता मिलने मिली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।